सेंट्रल डोग्मा में हम सेकेंड स्टेप पे पहुंच गए हैं, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन की बात हमने की है। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन अलग था, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन अलग था। दोनों रेप्लिकेशन की जो प्रोसेसेस हैं उसमें पूरी मशीनरी, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, इनका सबका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग था। अब आइए जरा बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है इस डीएनए से आरएनए का बनना, राइट। तो जो लिवाइन है, इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी थी और उन्होंने हमें ये कहा था कि एंटी सेंस स्ट्रैंड का या नेगेटिव स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा, या तो आप उसे सेंस स्ट्रैंड बोल दें और पॉजिटिव बोल दें, या आप उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड बोल दें, एंटी सेंस बोल दें, या नेगेटिव बोल दें। तो कौन से स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है या कौन से स्ट्रैंड को हम यहाँ पे मेन टेम्पलेट स्ट्रैंड मानकर उसके बेसिस पे सिंथेसिस करते हैं, तो वो होता है हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड। आई बात समझ में? तो एंटी सेंस स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसको हम डी कोड कर लेते हैं और जिसके बेसिस पे एमआरएनए, सॉरी, जिसके बेसिस पे कोई भी आरएनए बनाया जाता है, कंसिडर इट टू बी एमआरएनए ओनली। तो जो एमआरएनए बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा बेटा? नेगेटिव स्ट्रैंड के बेसिस पे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि मेरा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके दोनों स्ट्रैंड्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आरएनए के सिंथेसिस में, राइट। फॉर सपोज दिस इज सेंस एंड दिस इज एंटी सेंस, तो एंटी सेंस वाला ही जो है वो एमआरएनए आपको बना कर देगा। सो एंटी सेंस स्ट्रैंड विल ओनली गिव यू एमआरएनए। आई बात समझ में? हर स्ट्रैंड एमआरएनए नहीं बना सकता, ओनली एंटी सेंस वुड बी एबल टू प्रिपेयर एमआरएनए। उसका कारण है बेटा, चलिए कारण मैं आपको 2 मिनट में बता रही हूँ, है ना। ये हमारे सामने क्वेश्चन ही है, वाई ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अगर दोनों स्ट्रैंड्स अपने आप को कॉपी कर लेंगे, समझना मेरी बात, अगर ये 5 प्राइम 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम 5 प्राइम एंड है, ये मेरा डीएनए है, ये इसकी बेसिस है, आई एम सो सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करना होगा हमें यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के हिसाब से ए के सामने टी, टी, ए, सी और जी, इस तरीके से मेरा डीएनए का स्ट्रैंड आ जाता है ना। अगर अब तुमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना दिया बेटा, तो क्या बनेगा? ए के सामने ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, लेकिन आरएनए बनाओगे तो इट वुड बी यू, और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गया, राइट। नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाओगे तो क्या आएगा? टी है, टी के सामने ए, यू, यू और जी, सी, ये स्ट्रैंड बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ये दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर तुमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, सेकेंड स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड से अगर ट्रांसक्राइब कर लिया, तो आपके पास जो एमआरएनए बनेगा वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, इज़न्ट इट? फिर ये वाला स्ट्रैंड कुछ अलग प्रोटीन्स बनाता है और ये नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो कुछ अलग प्रोटीन्स बनाता है। ये अलग प्रोटीन बनाएगा, वो अलग प्रोटीन बनाएगा। अब कब कौन सा प्रोटीन आपको बनेगा, ये हमारी पूरी बॉडी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये भी अपना प्रोटीन बना रहा है, ये भी अपना प्रोटीन बना रहा है, दोनों मिलकर अपने प्रोटीन बना रहे हैं ना। उस समय किस प्रोटीन की ज़रूरत है? क्या पहले वाले की है, क्या दूसरे वाले की है? ये बहुत सारे हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बॉडी ने एक बड़ा प्यारा मैकेनिज्म डेवलप किया है, हम सिर्फ एक बार में एक ही स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करते हैं। सो ओनली सिंगल स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब्ड, और वो होता है हमारा जो एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, राइट। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड को ही ट्रांसक्राइब क्यों किया जाता है, तो ये याद रखेंगे आप, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इवन इसके ऊपर बेस नीट में कई बार क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से फ्रेम किए गए, तो इसे बहुत अच्छे से समझने और याद रखें। क्यों सिर्फ हम एंटी सेंस को या नेगेटिव स्ट्रैंड को ही ट्रांसक्राइब करते हैं? तो उसका सिंपल सा रीजन है कि अगर आपने दोनों स्ट्रैंड्स को ट्रांसक्राइब कर लिया तो आपका जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया बेटा, तो फिर आपका प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं भी बने तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग प्रोटीन्स कोड करेंगे, क्योंकि दोनों का सीक्वेंस अलग अलग है, आप देख सकते हैं। और दोनों का सीक्वेंस अलग अलग होने से दोनों अलग अलग प्रोटीन्स बनाएंगे, एंड देयर विल बी अ ह्यूज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द बॉडी। देयरफॉर हम कभी भी इस प्रोसेस की तरफ नहीं जाते हैं, एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड, है ना, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब।
सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द रीजन, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना, विच विल प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए. दोनों ने अगर बॉन्ड बना लिया, डबल स्ट्रैंडेड बन गया, तो आरएनए स्टेबलाइज हो जाएगा. और अगर आरएनए स्टेबलाइज हो गया तो वो प्रोटीन सिंथेसिस किसी भी हालत में नहीं करेगा. नाउ अब हमारा जो डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, जिसमें सिंथेसिस का मतलब किसी एक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन की चेन, जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए जानकारी रखता है. डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन के सिंथेसिस की जानकारी रखता है, उसे हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन. आप याद कीजिए, मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी डीएनए जो है वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से कोडेड इंफॉर्मेशन नहीं रखता. देयर आर सम हाउस कीपिंग जीन्स, राइट. रेगुलेटरी जीन्स भी होते हैं जो कोई प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन जिनका होना हमारे लिए बहुत 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 आवश्यक है. अगर ये रेगुलेटरी जीन्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो इनके कारण कई सारी प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाती हैं. ऐसा हमने देखा हुआ है. इन जीन्स को हम हाउसकीपिंग जीन्स के नाम से जानते हैं. तो बेशक हमें सिस्ट्रॉन चाहिए, और सिस्ट्रॉन वो हिस्सा है बेटा विच इज हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड को बनाने की जानकारी रखता है, उसे हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, राइट. अब ये हमारे पास जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मुझे पॉलीमरेज एंजाइम नहीं लगता बेटा, मुझे यहाँ पे एक स्पेशल पॉलीमरेज लगता है विच इज आरएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. क्यों बेटा? क्योंकि बनाओगे तो बनाना क्या चाहते हो तुम? आरएनए बनाना चाहते हो, है ना. और किसके बेसिस पे बनाना चाहते हो? डीएनए के बेसिस पे बनाना चाहते हो. तो पॉलीमरेज कैसा हो गया? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट. तो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होगी, और पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होने से क्या होगा? आपका जो नया स्ट्रैंड है, उस नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा. और नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस की डायरेक्शन विल बी ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. मतलब उसके खुद के सिंथेसिस की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी. ये यूनिवर्सल है, रेप्लिकेशन की भी डायरेक्शन है, ट्रांसक्रिप्शन की भी है. इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लें. तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी, क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखना है ना. ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखना है. तो बट ऑब्वियसली बात है बेटा कि जो पोलैरिटी होगी वो टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो वो स्ट्रैंड डीएनए का जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दैट विल बी एक्टिंग एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट. सो दिस इज हाउ आई गेट अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसको मैं ट्रांसक्राइब करके उससे मैं एक नया प्रोटीन या एक नया mRNA, और फिर उस mRNA से मैं नया प्रोटीन बना पाऊंगी. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने इसीलिए यही चीज हमें एक्सप्लेन की जो हम डिस्कस कर चुके हैं. पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, और इस जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है वो ट्रांसक्राइब नहीं होगा. जिसकी पोलैरिटी 3 टू 5 है वो ट्रांसक्राइब होगा. क्यों बेटा? क्योंकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाला जो आरएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मेरा एमआरएनए बनेगा, राइट. सो दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, है ना. तो द अदर स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस सेम एज दैट ऑफ डीएनए एक्सेप्ट it will be having uracil in place of thymine that will be serving as a coding strand. तो यहाँ पे coding strand कौन सा होगा? वो strand जिसकी polarity क्या है, जिसकी खुद की polarity क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट. अब देखिए आरएनए पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के लिए मेरे पास जो अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, प्रोकैरियोट्स में तो आरएनए का सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होना है. यूकैरियोट्स में आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में होकर साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू हो सकता है, और फिर जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में माइग्रेट होकर भी आ सकते हैं. तो अगर मैं बात करूं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स में कौन से इन्वॉल्व है और यूकैरियोट्स में कौन से इन्वॉल्व है. सो दिस इज द स्कीम राइट इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन जस्ट हैव अ लुक. लेट अस डिस्कस. अगर प्रोकैरियोट्स जो है बेटा, तो उनमें सिर्फ एक ही टाइप का पॉलीमरेज होता है, ये आपको याद रखना है. और एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनएस प्रिपेयर कर देता है, राइट. एमआर और टीआरएनए सारे टाइप. इसके अलावा कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस भी होते हैं, वो सब कौन बनाता है? मात्र एक पॉलीमरेज. बट हमारी बॉडी में जो आरएनएस है उनका नंबर और ज्यादा है, उनमें और वेराइटीज है. इसलिए वी हैव यूकैरियोट्स हैव 3 डिफरेंट पॉलीमरेजेस. पहला पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज
पॉलीमरेज 1 है, देन 2 है, देन 3 है। याद रखने के लिए इजी है। अब जो याद नहीं रहेगा वो बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट भी है। पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या क्या आपको बना के देगा? तो पहले तो बड़े बड़े आरएनए याद रखिए, इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, राइट। पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। आरआरएनए, एमआरएनए 1 2। पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? टीआरएनए, ठीक है। तो 1 2 3 क्या बनाएंगे? आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो अगर मैं पॉलीमरेज 1 को याद रखूं या पॉलीमरेज 1 जैसे ही आपके दिमाग में आए आप बेशक लिख देना आरआरएनए। तो पहले आर आएगा, फिर एम आएगा और उसके बाद टी आएगा। आरएमटी याद रख लीजिए, इससे आपको याद रह जाएगा कि कौन सा पॉलीमरेज कौन सा आरएनए सिंथेसाइज करता है, राइट। ये तो बड़े बड़े आरएनएस की बात हो गई, छोटे छोटे आरएनएस भी देख लेते हैं। पॉलीमरेज 1 जो है ये 28 18 और 5.8 sorry, it will help in synthesis of 28 18 and 5.8। ये भी याद हो जाएगा इजीली, है ना। 215 और 8 आखिरी में लगा दीजिए, तो 28 18 और 5.8। आरआरएनए हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए सिंथेसाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है दैट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ 5s आरएनए एंड एसएन, एसएन स्टैंड्स फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 2। एसएनआरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3। याद कैसे रखोगे? अल्फाबेटिकली याद रख सकते हो। एच जो है, दिस एच अल्फाबेट्स में एच पहले आएगा और एस बाद में आएगा, याद रह जाएगा, है ना। पहले वाले में कौन कौन से मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए हैं? सब रिलेटेड टू 8, 28 18 5.8, याद हो गया। सेकेंड वाले में मेरे पास कौन सा आरएनए है? अल्फाबेटिकली अगर मैं बड़े आरएनए की बात करूं तो एमआरएनए, और उसके बाद बात करूं तो एचएनआरएनए, और अगर मैं टीआरएनए की बात करूं तो टीआरएनए कौन सिंथेसाइज करेगा? आरएनए पॉलीमरेज 3, और उसके अलावा वो क्या सिंथेसाइज करेगा? एसएनआरएनए प्लस 5 आरएनए, right? So 5s RNA. So this is basically the synthesis of RNA by the help of different types of polymerases. RNA polymerase 1, 2 and 3. ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, नीट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। अब थोड़ा हमारे जो एंजाइम्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 जो ई कोलाई का है, ई कोलाई की मैं बात करूं तो आपको पता है एक ही एंजाइम है उसके पास, लेकिन इस एक एंजाइम में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके पास टोटल 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, है ना। इस एक अकेले के पास टोटल 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ये मेरा एक मेन एंजाइम है। तो कोर एंजाइम जो मेन एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज कोर एंजाइम, मतलब जो भी एक्टिव नहीं है ना, जो पूरी यूनिट है उसे मैं बोलती हूँ कोर एंजाइम। इस कोर एंजाइम से सिर्फ मुझे एक छोटा सा फैक्टर अटैच करना है, बस वो फैक्टर आपने अटैच कर दिया तो योर एंजाइम विल बिकम सुपर एक्टिव, राइट। तो वो छोटा सा अटैचमेंट क्या है? इट इज सिग्मा फैक्टर, है ना। ये है मेरे पास सिग्मा फैक्टर। तो जो सिग्मा फैक्टर है वो मेरे पास एक छोटा सा सीक्वेंस है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, विच व्हेन अटैच टू योर पॉलीमरेज इट विल मेक योर कोर एंजाइम एक्टिव। तो आपका कोर एंजाइम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, एंड इट विल कीप ऑन सिंथेसाइजिंग द एमआरएनए, राइट। तो ये बेसिक था कुछ, इसीलिए हमने लिखा है, देखो कोर एंजाइम जो है दिस इज एंजाइम, कोर एंजाइम जो है वो सिग्मा फैक्टर के साथ, सिग्मा फैक्टर ऐसा होता है उसके साथ कंबाइन होगा तो यू विल गेट आरएनए पॉलीमरेज विच इज एक्टिव, है ना। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लिखने से मेरा मतलब था एक्टिव आरएनए पॉलीमरेज बन जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन बिगिन जब आप करते हैं बेटा तो देयर इज अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कि जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन आपकी बॉडी में हो पाता है। अगर ये यूनिट आपकी एक्टिव है या अगर आपके डीएनए के सीक्वेंस पे ये यूनिट प्रेजेंट है तो दिस यूनिट विल हेल्प इन सिंथेसाइजिंग ऑफ आरएनए। तो देखिए जरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सपोज मेरा ये डीएनए है बेटा, तो डीएनए का हर हिस्सा तो ट्रांसक्राइब नहीं होता, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। वी हैव टू डिफरेंट सीक्वेंसेस व्हिच वी कॉल एज इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, राइट। इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सॉन्स है वो एक्सप्रेस्ड पोर्शन होते हैं और इंट्रॉन्स जो है वो अनएक्सप्रेस्ड पोर्शन होते हैं, मतलब जो अपने आप को शो नहीं करते।
तुम एक बात सोच के देखो, तुम किसी रूम में एंटर हुए हो, रूम में स्विच बोर्ड लगा है, लाइट्स हैं, लेकिन क्या रूम में आपके एंटर होते से ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं? क्या रूम में हमेशा लाइट्स ऑन है? नहीं है ना। भाई जब आप जाते हैं, आपको ज़रूरत महसूस होती है, आप स्विच ऑन कर देते हैं, लाइट्स ऑन हो जाती हैं। आप निकल के जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को, तो आप जाते टाइम लाइट्स ऑफ कर जाते हैं, इज़न्ट इट? वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी हाईली कंजर्वेटिव है। और क्यों कंजर्वेटिव है, कैसे कंजर्वेटिव है बेटा? हमारी भी बॉडी हमें ये बता रही है कि इफ़ इन केस ज़रूरत नहीं है तो मैं प्रोटीन नहीं बनाने वाली हूँ। और अगर मुझे प्रोटीन्स की ज़रूरत है तो मैं बेशक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्रोटीन्स बना भी सकती हूँ, राइट? मतलब पोटेंशियल तो है, कुल मिला के पोटेंशियल तो है। अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो आप स्विच ऑन कर दीजिए आपके जीन को, और अगर आपको सिंथेसिस नहीं करना है तो आप स्विच ऑफ रख दीजिए। लेकिन जब भी आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो आपका जो जीन एक्टिव होगा वो ये वाला होगा, एक्सॉन, है ना। इंट्रॉन तो कुछ बनाता ही नहीं, है ना। इंट्रॉन्स तो हाउसकीपिंग जीन्स हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन जिनके बिना हमारी प्रोसेस नहीं हो सकती, लेकिन जिनकी फंक्शनिंग मुझे दिखाई नहीं देगी, है ना। जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, बहुत कंपल्सरी स्टाफ है, लेकिन मेजरली हम इन्हें इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रेजेंस हमें एकदम से फील नहीं होता, लेकिन इनका एब्सेंस बहुत जल्दी फील होता है, इज़न्ट इट? तो अगर आप ये एक्सॉन्स को, सॉरी, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे ना, तो आपको एकदम से कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे बॉडी की सारी प्रोसेसेस जो है वो स्टॉप होने लगेंगी, बंद होने लगेंगी। इसीलिए जब मैं ट्रांसक्राइब करूंगी तो एक्सॉन्स को ही करूंगी, क्योंकि एक्सॉन्स ही प्रोटीन्स बना के देते हैं। बाकी का काम डीएनए हैंडल कर लेगा लाइफ लॉन्ग, लेकिन सिर्फ प्रोटीन्स बनाने का काम इन एक्सॉन से होगा। मतलब ये मेरा डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल सीक्वेंसेस हैं बेटा जिनके बिना प्रोसेस शुरू नहीं हो सकती, इज़न्ट इट? मतलब अगर ये सीक्वेंस है मेरे पास, ये सीक्वेंस है तो प्रोसेस होगी, और ये सीक्वेंस नहीं है तो पूरी प्रोसेस स्टॉप हो जानी है। तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कभी भी आप पूरे डीएनए को एक साथ ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे यूकैरियोट्स में पूरे डीएनए को एक साथ रेप्लिकेट नहीं कर सकते, वैसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन भी पूरा एक साथ नहीं करते हैं। आपको जितने हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन करना है उतने ही हिस्से को आप एक्टिव कर लीजिए, और उसके बाद वाले हिस्से को आप ऐसे ही शांत बैठे रहने दीजिए। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है बेटा? वो पार्ट ऑफ डीएनए जो कि एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता हो। उनमें से कुछ हिस्से प्रोटीन बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने ग्रीन पोर्शन बनाया है, ये मुझे एक प्रोटीन बनाकर देता है। रेड वाला पोर्शन कोई प्रोटीन नहीं बना के दे रहा है, लेकिन इसके बिना प्रोटीन बनेगा भी नहीं, राइट? तो ये वाला जो हिस्सा है, ये कैसा है? रेगुलेटरी है, ठीक है। आपने घर में फैन लगाया, रूम में फैन लगाया, फैन की स्पीड तो कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर रखेंगे ना। अगर आपने रेगुलेटर ही नहीं रखा, आपका फैन नॉन स्टॉप चलता रहेगा, आपकी फेवरेबल स्पीड पे कभी आएगा ही नहीं। वैसे ही मुझे यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी जीन रखने पड़े हैं, इनके बिना सिंथेसिस बिगिन नहीं हो सकता। तो रेगुलेटरी जीन के साथ ही मेरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन होती है। क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम अब देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जो अलग अलग यूनिट्स पार्टिसिपेट करती हैं, या जो अलग अलग हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, वो ये हैं। एक प्रमोटर होता है बच्चों, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन होता है, और तीसरा टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर वुड बी द वेरी फर्स्ट सीक्वेंस। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है, ये वो पोर्शन है जो कि ट्रांसक्राइब होता है ना। और टर्मिनेटर सीक्वेंस वो लास्ट सीक्वेंस होता है, वो सेकेंड सीक्वेंस है जो कि प्रोसेस को क्या करता है? स्टॉप कर देता है। तो टर्मिनेटर, प्रमोटर मतलब प्रोसेस को बिगिन करेगा बेटा, प्रमोटर मतलब जो प्रोसेस को शुरू करेगा। ट्रांसक्राइब जो करेगा वो स्ट्रक्चरल जीन होंगे, मतलब जो मेन कंपोनेंट होगा ना, वो मेरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी, वो होगी स्ट्रक्चरल जीन वाली यूनिट। तो स्ट्रक्चरल जीन मतलब जो आपको कोई ना कोई प्रोटीन बना के देगा, अपन पढ़ेंगे आगे लैकोपेरॉन वगैरह। और टर्मिनेटर मतलब जहाँ पे मेरा सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे प्रमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड पे लोकेटेड है ना। जैसे ये आपका सपोज आपका डीएनए है, ये डीएनए का कौन सा सीक्वेंस है बेटा? ये मेरा वो सीक्वेंस है जहाँ से मेरा ट्रांसक्रिप्शन होना है, मतलब एंटीसेंस सीक्वेंस है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है, नेगेटिव स्ट्रैंड है, जिसका मुझे ट्रांसक्रिप्शन करना है। ये अगर सपोज इसका 5 प्राइम एंड है,
है ना, और ये इसका 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम एंड के अपस्ट्रीम में लोकेटेड है मेरे पास क्या, ये 5 प्राइम एंड, सॉरी ये 5 प्राइम एंड है, इसके अपस्ट्रीम में मेरे पास लोकेटेड जो सीक्वेंस है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस, है ना। तो अपस्ट्रीम सीक्वेंस जो है वो पीछे की तरफ लोकेटेड है, 5 प्राइम एंड की तरफ जो लोकेटेड है। अब देखना एक रीजन और आया है यहाँ पे, कौन से सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन या कौन से स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये किस बात पे निर्भर कर रहा है, इस बात पर भी निर्भर कर रहा है कि आपका प्रमोटर कहाँ पे अटैच्ड है, राइट। प्रमोटर अटैच्ड होता है मेरे 5 प्राइम 3 प्राइम एंड की पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड पे। 5 प्राइम के पीछे की तरफ, मतलब आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके ऊपर की तरफ, उसके टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड की तरफ जो रीजन, जो सीक्वेंस लगा हुआ होता है उसे मैं बोलती हूँ अपस्ट्रीम। तो ये मेरा अपस्ट्रीम सीक्वेंस है, और ये बीच में जो है मेरा ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन आगे चल के मुझे एक प्रोटीन बना के देने वाला है, ये ऐसा प्रोटीन बनने वाला है। और एंड की तरफ जो जीन सीक्वेंस होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटर सीक्वेंस, है ना। दिस इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब एंड वाला पोर्शन, तो टर्मिनेटर आखिरी का पोर्शन होगा, और ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस होगा। प्रमोटर सीक्वेंस वो होता है बेटा जहाँ पे आपका पॉलीमरेज आके बाइंड कर सकता है। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट जो होता है वो प्रमोटर का साइट होता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर वाला सीक्वेंस जो कि 5 प्राइम एंड की तरफ होगा, टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड के रीजन होगा, उसको बोलते हैं हम हमारा प्रमोटर। प्रमोटर के बाद होता है स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल के बाद होता है हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन करेगा, प्रोसेस को बिगिन करेगा, ये प्रोसेस को स्टॉप करेगा, और ये प्रोसेस को शुरू करेगा। आई बात समझ में। ये बिगिन करेगा इन द सेंस ये बनाएगा, ये आपको प्रोडक्ट बना के जो देने वाला है वो मेरा स्ट्रक्चरल जीन है। सो दिस इज व्हाट इज द यूनिट, दिस इज व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। टर्मिनेटर टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड होगा, 3 प्राइम एंड वाले हिस्से को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं बेटा, और 5 प्राइम एंड वाले रीजन को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो जो 5 प्राइम एंड वाला रीजन है उसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, और 3 प्राइम एंड वाला जो रीजन है उसे हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो 3 प्राइम एंड जो डाउनस्ट्रीम है वो किसकी तरफ है, कोडिंग स्ट्रैंड्स की तरफ, है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड्स का 3 प्राइम एंड वाला हिस्सा डाउनस्ट्रीम होगा, 5 प्राइम एंड वाला हिस्सा क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा। अपस्ट्रीम में प्रमोटर, और जो 3 प्राइम एंड वाला है उसमें क्या होगा, टर्मिनेटर, सॉरी उसमें क्या होगा, टर्मिनेटर सीक्वेंस। अब देखिए, ये अगर सपोज आपका कोई एक डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है वो ये है, दिस इज 3 प्राइम 5 प्राइम पोलैरिटी, है ना, और सिंथेसिस की डायरेक्शन याद कीजिए 5 प्राइम 3 प्राइम होती है। ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है, दिस इज एंटी कोडिंग स्ट्रैंड, इसको मैं एंटी कोडिंग बोलती हूँ। नीचे वाला हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ऊपर वाला ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो बीच वाला सीक्वेंस है दैट इज माय स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस, राइट। ऊपर वाले स्ट्रैंड को मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलती हूँ और नॉन कोडिंग भी बोलती हूँ, नीचे वाले को मैं कोडिंग स्ट्रैंड बोलती हूँ। यहाँ पे प्रमोटर किस तरफ होगा, टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, और जो टर्मिनेटर होगा वो टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास ये पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम यूज़ करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को बिगिन करने में। तो जब आप प्रोसेस को शुरू करते हैं तो दैट इज़ इनिशिएशन, प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो उसे हम एलोंगेशन बोलते हैं, और जब प्रोसेस को स्टॉप करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन। तो जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की शुरुआत होगी दैट वुड बी इनिशिएशन, फिर प्रोसेस बीच में पहुंचेगी और उसके बाद प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगी, दैट वुड बी टर्मिनेशन, राइट। कैसे होता है देख लेते हैं हम। सबसे पहले इनिशिएशन की बात करेंगे। अगर ये मेरा डीएनए का कोई सीक्वेंस है और इस डीएनए के सीक्वेंस को मुझे रिकॉग्नाइज या इस डीएनए के सीक्वेंस को मुझे ट्रांसक्राइब करना है, तो सबसे पहले जो प्रमोटर हिस्सा है ना, इस प्रमोटर हिस्से को कौन, प्रमोटर साइट को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, मेरा पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम ने इसको रिकॉग्नाइज किया और सिग्मा फैक्टर के सहित ये आकर क्या हो गया, इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कंबाइन हो गया है सिग्मा फैक्टर की मदद से, तो ये एक पूरी असेंबली बन गई है, और अब ये क्या कर सकता है, ये आगे मूव कर सकता है। ये जैसे जैसे आगे मूव करेगा वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करेगा। प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा मामला अलग होता है बेटा। प्रोकैरियोट्स में स्टार्टिंग पॉइंट के सीक्वेंस के पहले एक स्पेशल बॉक्स होता है जिसे हम बोलते हैं TA रिच बॉक्स, ठीक है। इसे टाटा बॉक्स भी बोला जाता है। सीक्वेंसेस TA, TA, AT,
मतलब इट इज ओवरऑल रिच इन एडेनोसाइन एंड थाइमीन, एडेनाइन एंड थाइमीन। तो 80 रिच सीक्वेंस होते हैं और इसे हम प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के कुछ नाइट्रोजनस बेसिस अवे हमें टीए बॉक्स मिलेगा, प्रिब्नो बॉक्स मिलेगा, ये होगा उसका स्टार्टिंग रीजन। यूकैरियोट्स में प्रमोटर रीजन विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों यूनिट्स मतलब राइबोसोम की दोनों यूनिट्स, नॉट राइबोसोम, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ गलती से राइबोसोम मेंशन कर दिया, इट इज बेसिकली एंजाइम। तो मेरा जो एंजाइम है वो एंजाइम आकर सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड कर जाएगा यहाँ पे, दिस इज माय एंजाइम। और इस एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी बेटा, सिग्मा फैक्टर की। तो सिग्मा फैक्टर कंटेनिंग एंजाइम आकर बाइंड हो गया प्रमोटर रीजन पे, और जैसे ही सिग्मा फैक्टर ने कंबाइन कर लिया वैसे ही मेरा एंजाइम क्या हो गया, एक्टिव, एंड इट विल स्टार्ट द सिंथेसिस। अब अगर यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स में लगभग नाइट्रोजनस बेसिस 20 नाइट्रोजनस बेसिस के आसपास जो स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है। 7 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं जिसे टीए रिच सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। और इसे हम यूकैरियोट्स में हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं। फाइन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन 5 प्राइम 3 प्राइम ही रहेगी, मतलब न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस की डायरेक्शन वुड बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पोलैरिटी यही रहेगी। अब प्रोसेस शुरू कहाँ से हुई है, फिर से याद दिला दूं, प्रमोटर रीजन जो कि 5 प्राइम एंड की तरफ है, उस प्रमोटर रीजन के ऊपर आकर आपका पॉलीमरेज बाइंड हुआ। पॉलीमरेज इनएक्टिव था लेकिन उसे एक्टिव किसने बना दिया बच्चों, सिग्मा फैक्टर ने। सिग्मा फैक्टर ने उस पॉलीमरेज को एक्टिव बना दिया, पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बिगिन होगा। अब ये पॉलीमरेज धीरे धीरे, पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कुछ बॉन्ड्स बनाना शुरू करेगा न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। तो सपोज ये न्यूक्लियोटाइड्स वो ऐड करता जा रहा है, तो हर 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एक बॉन्ड बनेगा विच विल बी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हम पहले देख चुके हैं, राइट। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने कब देखा था, जब हमने डीएनए के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, 2 एडजेसेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट करके रखने का काम करेगा। सो दिस इज व्हाट इज इलॉन्गेशन। अब जब इलॉन्गेशन की प्रोसेस होगी ना बेटा, तो सिग्मा फैक्टर कंटिन्यू नहीं करेगा प्रोसेस में, सिग्मा फैक्टर डिटैच हो जाना है। सिग्मा फैक्टर सिर्फ प्रोसेस को शुरू करने आया है, जैसे ही आपके एंजाइम के साथ बाइंड किया प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, अभी सिग्मा फैक्टर फिर से निकलकर दूर हो जाएगा। तो सिग्मा फैक्टर टेम्पररी बाइंड होता है, इसीलिए जैसे जैसे एंटीसेंस स्ट्रैंड पे आपका जो राइबोसोम आपका जो एंजाइम है वो एंजाइम जैसे जैसे मूव करेगा सिग्मा फैक्टर जो है वो निकल जाएगा। ये मेरा एंजाइम कंबाइन है, अब ये सिग्मा फैक्टर जो है ये इससे क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब एंजाइम एक्टिव है, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ थी बेटा, शुरुआत में जो सबसे पहली स्टेप थी ना, जहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस से उसको कनेक्ट होना था, बस वही मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था। एक बार कनेक्शन हो गया, एक बार प्रोसेस शुरू हो गया, तो अब ये कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा विदाउट सिग्मा फैक्टर। नाउ आई डोंट नीड दिस, राइट। कब तक मेरा एंजाइम मूव करेगा बेटा, तब तक मूव करता रहेगा, तब तक मैं इसे इलॉन्गेशन की स्टेप मानूंगी जब तक यहाँ पे टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं आ जाए, राइट। ये टर्मिनेशन सीक्वेंस आ गया, आखिरी वाला एंड आ गया, तो जैसे ही टर्मिनेशन सीक्वेंस आ गया प्रोसेस क्या हो गई, स्टॉप हो गई, है ना। अब सिग्मा फैक्टर के बिना एंजाइम मेरा कहाँ तक मूव करेगा, टर्मिनेटर सीक्वेंस तक मूव करेगा। आप पहुंच गया टर्मिनेटर पे, प्रोसेस स्टॉप, राइट। सो दिस इज व्हाट इज इलॉन्गेशन। सेंस स्ट्रैंड पे इलॉन्गेशन होने के बाद लास्ट स्टेप टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जब मेरा एंजाइम, जब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आखिरी में पहुंच जाता है, तो यहाँ पे एक दूसरा नया फैक्टर आता है, वी कॉल इट एज रो फैक्टर, वी डिनोट इट लाइक दिस। एक दूसरा फैक्टर रोल प्ले करता है यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज रो फैक्टर। रो फैक्टर आएगा और एंजाइम से कंबाइन होगा, ठीक है। एंजाइम से जैसे ही कंबाइन होगा, एंजाइम का जो अटैचमेंट है विद द एमआरएनए वो लूज हो जाएगा, लूज होगा, एंजाइम अलग हो गया बेटा और प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। इजी है। सिग्मा फैक्टर ने प्रोसेस बिगिन की है आपके एंजाइम से कनेक्ट होके, रो फैक्टर ने प्रोसेस स्टॉप की है आपके एंजाइम से कनेक्ट होकर। मतलब मुझे दोनों केसेस में चाहे प्रमोटर से कंबाइन करवाना हो चाहे टर्मिनेटर से, मुझे सिग्मा और रो फैक्टर की मदद लगेगी। दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी।
राइट ये यहाँ पे इनिशिएशन की प्रोसेस है, वेरी फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे रो फैक्टर और मेरा एंजाइम जब कंबाइन हो गया तो दिस हैज बिकम अ होलो एंजाइम, एन एक्टिव एंजाइम, और वो एंजाइम जब काम करना शुरू किया तो उसने इलोंगेशन किया, तो सिग्मा फैक्टर विल मेक योर एंजाइम एक्टिव। जैसे जैसे इलोंगेशन होना लग गया, अभी इलोंगेशन की प्रोसेस मुझे दिख रही है, शुरू हो चुकी है, सिग्मा फैक्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया बेटा, और फिर लास्ट स्टेप आती है मेरे पास टर्मिनेशन। जैसे ही टर्मिनेशन पॉइंट आया, दिस इज टर्मिनेशन पॉइंट, इस एंजाइम के साथ रो फैक्टर जो है वो आके जुड़ जाएगा, राइट रो फैक्टर कनेक्ट हो गया तो प्रोसेस क्या हो गई, स्टॉप हो गई, है ना। सो ये मेजर 3 स्टेप्स हैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट देम। So these are the major steps which will be basically the steps of transcription, right? Now let us talk about another concept which is basically split gene concept, which was discovered by Sharp and Roberts. ठीक है, इन्होंने क्या बताया था बेटा कि जो हमारा जीन है उस जीन के अंदर कुछ ऐसे नॉन फंक्शनल पार्ट हैं जिन्हें हम स्प्लिट जीन बोलते हैं। तो जो नॉन फंक्शनल पार्ट है मेरे पास, वो नॉन फंक्शनल पार्ट क्या रहेंगे, कुछ ऐसे पार्ट्स रहेंगे जहाँ पर मेरा जीन काम नहीं कर रहा है। तो सपोज दिस इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ जीन, है ना। आई विल मेक इट अनदर वे, ये एक ऐसा जीन का पूरा सीक्वेंस है मेरे पास, है ना। दिस इज वन सेट ऑफ जीन, दिस इज अनदर सेट ऑफ जीन, राइट, दिस इज अनदर सेट ऑफ जीन एंड दिस इज अनदर सेट ऑफ जीन। So we have genes which can express themselves and there are genes which cannot express themselves. ऐसे genes के sequence को हम कहते हैं DNA, और इसके बीच बीच में हमारे पास क्या है, split genes, है ना। नॉन फंक्शनल पार्ट के साथ फंक्शनल पार्ट एसोसिएटेड है, मतलब वही एक्सप्रेस्ड पोर्शन के साथ अनएक्सप्रेस पोर्शन कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, उसे हम बोलते हैं स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट। तो जो इंट्रॉन्स हैं बेटा, इंट्रॉन्स कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, और एक्सॉन्स कैसे होते हैं, फंक्शनल पार्ट होते हैं। मतलब अल्टीमेटली एक्सॉन्स जो हैं दे विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये मुझे प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे, जबकि नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन जो है वो प्रोटीन बनाने में मुझे कोई मदद नहीं देने वाला है, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन स्प्लिट जीन जो है वो आरएनए बना देगा, है ना, और आरएनए ऐसा सीक्वेंस होगा बेटा जिसके अंदर प्योरली एक्सप्रेस्ड पोर्शन होंगे। लेकिन आरएनए जब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के साथ बनता है, क्योंकि इनिशियली तो जब बनता है ना तब तो उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी ट्रांसक्राइब होकर आए होते हैं, लेकिन हम विद द प्रोसेस जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव कर देते हैं। और उसका सीधा सा रीज़न ये है बेटा कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को मुझे इसलिए रिमूव करना है क्योंकि ये एमआरएनए को मुझे सिर्फ एक्सप्रेस रखना है, ठीक है। एक्सप्रेस पोर्शन में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मेरे पास ये जो HNRNA सीक्वेंस आया, ये HNRNA क्या है, हीट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। मैं इन्हें स्प्लाइस कर दूंगी और इनको रिमूव करके सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस रखूंगी, राइट। चलिए देखते हैं, एक बार आपके पास जब जीन बन गए हैं तो HNRNA, ये जो HNRNA आपके पास आ चुका है, तो इस HNRNA को मुझे अब प्रोसेस करना पड़ेगा। सो इट नीड्स एक्सेस एडिशनल प्रोसेसिंग, है ना। अपार्ट फ्रॉम हैविंग ओनली एक्सप्रेस जीन सीक्वेंसेस, इसमें मुझे कुछ प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी। इसमें आगे की तरफ कुछ सीक्वेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, पीछे की तरफ भी कुछ सीक्वेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, राइट। मतलब इट शुड हैव कैपिंग एंड इट शुड हैव टेलिंग। देखिए कैसे होगा कैपिंग, मतलब हम जो 5 प्राइम एंड है हमारे आरएनए का, ठीक है, इस आरएनए के 5 प्राइम एंड से ही प्रोसेस बिगिन करेंगे। तो 5 प्राइम एंड पे मैं क्या रखूंगी बेटा, एक कैप सीक्वेंस रख दूंगी, ठीक है। और ये कैप सीक्वेंस क्या है, 7 मिथाइल गुआनोसाइन रेसिड्यू, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 7 मिथाइल गुआनोसाइन रेसिड्यू। छोटे छोटे से ग्वानाइन के रेसिड्यूज हैं जिन्हें मैं 5 प्राइम हिस्से पे सिर्फ अटैच कर देने वाली हूँ, इसे हम कहते हैं कैपिंग। ये एक प्रोसेसिंग हो गया बेटा। टेलिंग का मतलब है जब मैं इसके 3 प्राइम एंड पे, है ना, 3 प्राइम एंड दिख रहा है ना मेरा, ये वाला जो 3 प्राइम एंड है, इस 3 प्राइम एंड पे मैं क्या ऐड कर दूंगी, कुछ और एडिशनल सीक्वेंसेस ऐड कर दूंगी विच विल बी पॉली एडेनाइन रेसिड्यूज।
है ना। हम इसे पॉली ए टेल भी बोलते हैं बेटा। लगभग 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो है वो mRNA की टेल में अटैच होता है। मैंने एक तरफ कर दी कैपिंग, एक तरफ कर दी टेलिंग। कैपिंग में क्या करोगे आप, ध्यान रखना है आपको, ये रेसिड्यूज के नाम है ना, ये पूछते हैं MCQs में। कैपिंग में आप क्या करोगे, मिथाइल ग्वानोसाइन MG, ऐसे याद रख लीजिए MG, महात्मा गांधी से याद रख लीजिए कि MG मतलब मिथाइल ग्वानोसाइन रेसिड्यूज विल बी एट द कैपिंग, राइट। और बाद में क्या होगा, सबसे एंड पे क्या होगा, 3 प्राइम एंड पे 200 से 300 पॉली एडेनाइन रेसिड्यूज होंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज प्रोसेसिंग। बस अब आपने ये दोनों चीजें कर दी ना, तो अब आपका आरएनए कैसा हो गया, hRNA काफी स्टेबल हो गया है। और अब मेरी बॉडी इसे रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये शरीर का ही हिस्सा है, मतलब ये कोई फॉरेन नहीं है, ये बाहर की चीज़ नहीं है। तो अगर ये बाहर की चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली बॉडी विल एक्सेप्ट दिस ना, बॉडी विल हैव दिस, बॉडी विल कंजर्व दिस। सो आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद ही मुझे क्या मिलता है, फंक्शनल mRNA मिलता है। मैंने आरएनए को ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस रिमूव कर दिए, कैपिंग एंड टेलिंग कर दी। अब मेरे पास कैसा हो गया, एक फंक्शनल mRNA बन चुका है। फंक्शनल mRNA जो है ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेगा, और ये जो प्रोटीन्स आपको बनेंगे, इन प्रोटीन्स की फोल्डिंग होगी बेटा, और फोल्डिंग होने के बाद वी विल गेट अ फंक्शनल प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ आइदर एंजाइम्स और मे बी डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ओनली, राइट। आगे बढ़ते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग जब आप करते हैं तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव करने के लिए हम एक्सोन्यूक्लिएज या न्यूक्लियस एंजाइम लिखती हूँ मैं, जनरलाइज करके लिखते हैं हम, न्यूक्लियस एंजाइम को यूज करते हैं बेटा। तो जो न्यूक्लियस एंजाइम आप यूज करोगे ना, दैट विल हेल्प इन ब्रेकिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए। कौन से सेगमेंट डीएनए के ब्रेक करेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, है ना। फिर आपने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, बीच में गैप्स हो जाएंगे ना। देखो ये मेरा सीक्वेंस है, I फॉर इंट्रॉन एंड E फॉर एक्सॉन। तो मैंने इंट्रॉन एक्सॉन को ऑल्टरनेटिवली लिखा है, लेकिन आप इससे दिमाग में ये ना बिठा लेना कि इंट्रॉन एक्सॉन ऑल्टरनेटिवली ही होते हैं, तो मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा बना के बताया है। अब सपोज मुझे इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, मैंने यहाँ कट लगाया है बेटा, यहाँ भी लगाऊंगी। ये इंट्रॉन का पार्ट जो है, ये इतना पोर्शन मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ पे भी कट लगा दूंगी क्योंकि इसके आगे भी क्या है, इंट्रॉन, ठीक है। तो अब ये इंट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए, दोनों जगह के इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए। नाउ आई लेफ्ट विथ ओनली एक्सॉन्स, और ये एक्सॉन्स फंक्शनल है। तो मैं तो चाहूंगी कि ये जो एक्सॉन मेरे पास आया है और ये जो एक्सॉन है, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, ज्वाइन कर दूं। ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। दोनों एक्सॉन्स को कंबाइन करने के लिए भी आपको एक एंजाइम की जरूरत लगेगी, एंड द एंजाइम इज नोन एज लाइगेज। लाइगेज का मतलब सीलिंग एंजाइम है ना, जो सील करता है, जो चिपका देता है न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में। और एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस या कॉमनली कह दूं न्यूक्लियस, तो वो क्या करेगा, निक्स क्रिएट करेगा। निक्स से मेरा मतलब है कट लगाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। ये अगर सपोज आपके पास एक फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट का एक कॉम्बिनेशन है, एंटी सेंस स्ट्रैंड पे है, तो वो फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट का ट्रांसक्राइब जब हुआ तो मेरे पास क्या बना बेटा, HNRNA। HNRNA अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस हैं। आई नीड टू रिमूव नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, प्लस आई नीड टू ऐड अ कैप एंड आई नीड टू ऐड अ टेल। टेल कहाँ जाएगी, 3 प्राइम एंड पे। हेड कहाँ जाएगा या कैप कहाँ जाएगी, 5 प्राइम एंड पे। तो देखिए डायग्राम में क्लियरली मेंशन है, ये टेल लगा दी है विच इज अ पॉली ए टेल, 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड, और ये मैंने कैप लगा दी है ना, 7 मिथाइल ग्वानोसाइन रेसिड्यूज। बस ये होने के बाद दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज स्प्लाइसिंग, और ये होने के बाद मेरे पास एक फंक्शनल आरएनए होता है। ये फंक्शनल एमआरएनए जो है प्रोटीन भी फंक्शनल ही बना के देगा। सो दिस इज द एंटायर सीक्वेंस एज इट इज। आपको चार्ट से याद रह जाए वेल एंड गुड, नहीं याद रहे तो स्टेप्स याद करके ये चार्ट आप बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट। ये एनसीईआरटी का एज इट इज टेकन अप डायग्राम है जो कि स्प्लाइसिंग बता रहा है। ये डायग्राम आपको बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। नीट में इस डायग्राम पे बेस्ड डायग्राम बना के क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ आपको सब्जेक्टिव में ज़रूर ये क्वेश्चंस और थ्योरी में मतलब एमसीक्यूज फ्रेम करके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। एक बार इस डायग्राम को भी मैं समझा देती हूँ। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। एज वी डिस्कस, एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होगा, दैट वुड बी एंटी सेंस और नेगेटिव स्ट्रैंड। उस नेगेटिव स्ट्रैंड से मेरा जब आरएनए बन चुका है तो उस आरएनए में ये यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो सीक्वेंसेस नॉन कोडिंग है।
राइट। एनसीईआरटी ने इन सीक्वेंसेस को, इंट्रॉन्स को ऑरेंज कलर से बताया है और एक्सॉन्स को येलो कलर से बताया है, तो यू कैन आइडेंटिफाई क्लियरली, है ना। मैं लिख भी रही हूँ ताकि आपको ये डायग्राम इजीली समझ में आए। तो देखिएगा, मुझे ऑरेंज कलर के पोर्शंस को रिमूव करना है, स्प्लाइस ऑफ करना है। तो जैसे ही मैंने स्प्लाइसिंग करी, देखिए बबल अप हो गया, है ना। ऑरेंज वाला सीक्वेंस जो है ये बबल अप हो गया, आखिरी में टेल अटैच हो गई 3 प्राइम एंड पे, और बिगिनिंग में कैप अटैच हो गई। फाइनली मेरे पास एमआरएनए कैसा आया, ऐसा एमआरएनए आया जिसमें सारे इंट्रॉन्स जो है स्प्लाइस्ड ऑफ हो चुके हैं। दिस इज व्हाट इज स्प्लाइसिंग बेटा। ये जो स्प्लाइसिंग की मेथड है ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की मदद से होती है जिन्हें हम स्नर्व्स बोलते हैं, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज नर्व्स। ये होते क्या हैं? कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंसेस है बच्चों जो कि आरएनए स्प्लाइसिंग में मदद करते हैं। ये एसएनआरपी प्रोटीन्स, एसएनआरएनपी प्रोटीन्स है, स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स है। कुछ प्रोटीन्स एसएनआरएनए के जो हैं वो यहाँ पे कंबाइन होकर एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस इज नथिंग बट जस्ट द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स। स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स जिसे बोला जाता है, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो कि स्प्लाइसिंग में मदद करते हैं। देखिएगा, ये जो स्प्लाइसोसोम है, इन्हें जब भी काम करना है ना बेटा, तो बिना एनर्जी के ये काम नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज नीड एटीपी। ये हमेशा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये क्या करेंगे, आरएनए को कट करेंगे और नॉन कोडिंग पार्ट को क्या कर देंगे बेटा, रिलीज कर देंगे। और इसके अलावा जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये रिलीज और ज्वाइन करने के बाद जो फंक्शनल आरएनए बनता है, वो फंक्शनल आरएनए बनाने के लिए ही मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन स्नर्व्स की या स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ नथिंग बट जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी प्रोटीन्स, राइट। तो अब देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स, कुछ समराइज पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड हैं, मतलब जो प्रोसेस को सम अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या हैं वो पॉइंट्स? जैसे अगर मान लीजिए किसी प्रोकैरियोटिक जीन का मैं बात करूं, तो इनके अंदर नॉन स्प्लिट जीन्स होते हैं, इनके अंदर कंटिन्यूस एक जैसे सीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में स्पेशली हमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद स्प्लाइसिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है, जहाँ पे हम सिर्फ एक्सॉन्स को रखेंगे और इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। तो यूकैरियोट्स का सिस्टम अलग है, प्रोकैरियोट्स का सिस्टम अलग रहेगा। जो स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब पहले जब हमारे पास जीन सीक्वेंसेस हुआ करते थे तो वो कैसे होते थे, तो वो ये स्प्लिट जीन्स के फॉर्म में हुआ करते थे। तो स्प्लिट जीन्स जो है ये एक एंशियंट या प्रिमिटिव फीचर दिखाते हैं हमारे जीन का, और इंट्रॉन्स मतलब अनएक्सप्रेस्ड पोर्शन का हमारे सीक्वेंस में होना, ठीक है, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है ना। ये इंडिकेट करता है कि हमारे जीन्स में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, प्रोबेबली इन सीक्वेंसेस का पहले कभी कोई यूटिलिटी था, अब नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या बताता है कि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और स्प्लाइसिंग की पूरी एक प्रोसेस का होना, है ना। स्प्लाइसिंग होता है, होने के बाद आपको एक आउटकम मिलता है, आपको कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की असेंबली, इन सब का कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है बेटा, कि आरएनए जो है ये काफ़ी डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, या हम ऐसा मान लेते हैं कि आरएनए एक डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि अगर आरएनए है बेटा, तो आपके पास ये सारी चीज़ें बनती रहेंगी, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती रहेंगी और फंक्शनल प्रोटीन्स बनते रहेंगे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आरएनए पहले इवॉल्व हुआ और बाद में डीएनए आया है, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। Which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? तो hint for you is polymerase, and since it is a DNA, तो the answer is 2, that is DNA dependent RNA polymerase, जो कि आपके सारी कैटलाइजिंग प्रोसेस उसको कंप्लीट करवाएगा, प्रोसेस को बिगिन करवाना, है ना, प्रोसेस की शुरुआत, प्रोसेस की बिगनिंग, प्रोसेस का इलोंगेट होना और प्रोसेस का टर्मिनेशन, ये सब कौन करवाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सो दिस इज द आंसर। हम फटाफट आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सभी डिस्कस किए हैं बच्चों। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो इट इज बेसिकली डीएनए हेलिकेज, यू नो द आंसर, डीएनए हेलिकेज वुड बी द आंसर बेटा, है ना।
Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. So that would be helicase, not polymerase. Polymerase will help in synthesizing the nucleotides, right?